हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से आप सब लोग ठीक होंगे अपने घर पर, और आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे कि जो क्लास 11 का कोर्स है हमने स्टार्ट कर दिया है। क्लास 11 के कोर्स में बच्चों हम लोगों ने एक नया और इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। जो हमारा चैप्टर था दैट वाज योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मैंने कहा था चैप्टर में हम लोग जो है अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, और हमने एक टिश्यू के बारे में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। जो हमारा टिश्यू था आपका एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू के मैंने कहा था कि दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका सिंपल एपिथेलियम और दूसरा था कंपाउंड एपिथेलियम। तो बच्चों लास्ट के लेक्चर्स में हमने जो है सिंपल एपिथेलियम को खत्म कर लिया था, और आज हम बच्चों एक नए टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक होगा वो है कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, तो बच्चों बहुत सारे बच्चे जो मेरे को कमेंट में बोलते हैं कि सर आप वीडियो इतना ज़्यादा लंबा बनाते हो, एक एक घंटे का वीडियो बनाते हो, थोड़ा वीडियो शॉर्ट करके बनाइए। देखो बच्चों, जो बायोलॉजी है वो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़े से आपको कम मिलेंगे, तो जहाँ पे थ्योरी होगा वहाँ पे क्लास भी बच्चों थोड़ा सा लंबा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा आसान है, और यही वो सब्जेक्ट है जो आपका नीट में एक बहुत बड़ा फाउंडेशन क्रिएट करने वाला है आप लोगों के लिए, जो आप लोग कट ऑफ के बहुत पास लेके जाएगा। तो बच्चों मैं ट्राई करता हूं कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उन टॉपिक में जितने भी पॉइंट है जहां जहां से क्वेश्चन आने की गुंजाइश हो, वो सारा कुछ जो है हम अपने लेक्चर में क्या करें, कवर्ड अप करें। तो इसीलिए जो हमारा लेक्चर है थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन बच्चों यही लंबा लेक्चर जो है आपको लेटर और नीट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो बच्चों अपने पेशेंस को थोड़ा सा बढ़ाइए, और आप लोग जो है अभी धीरे धीरे जो है अपने पढ़ने के ड्यूरेशन को लंबा कीजिए। देखो क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है, आप लोग क्लास 10th से अभी डायरेक्टली 11th में आए हो, ठीक है ना। तो जो क्लास 10th का सिलेबस था वो कहीं ना कहीं नैरो था बच्चों, लेकिन अभी आप 11th में आके ही जो आपका टॉपिक है या फिर जो सिलेबस है बहुत ज्यादा वास्ट हो गया है। तो पढ़ाई भी बच्चों थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, और हम क्या करते हैं, जो अपना टॉपिक है आज का कंपाउंड एपिथेलियम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो सिंपल एपिथेलियम है, मैंने कहा था लास्ट के लेक्चर में कि यहां पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर खाली सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा बच्चों। यहां पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ये जो अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है नॉन लिविंग लेयर होता है। एपिथेलियल टिश्यू में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों ये देखो यहां पर एक हमने क्या किया, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और हम लोग सिंपल एपिथेलियम में देखते थे कि जो अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन था उसके ऊपर खाली हमको सिंगल लेयर ऑफ ही सेल्स मिल रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो सिंगल ऑफ लेयर ऑफ सेल जो हमको सिंपल एपिथेलियम में मिल रहा था, वो सेल आइदर स्क्वामस हो सकते थे, या फिर क्यूबॉइडल हो सकते थे, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल हो सकते थे, सीलिएटेड क्यूबॉइडल हो सकते थे, कॉलिमिनर हो सकते थे, ठीक है ना, या फिर सीलिएटेड कॉलिमिनर हो सकते थे, सूडो स्ट्रेटिफाइड हो सकते थे। तो वो सारा हमने पढ़ा, और बॉडी में किन किन पोजीशन में मिलता है वो भी हमने पढ़ा, ठीक है। बट आज हम लोग यहां पर बच्चों डिस्कस करने वाले कंपाउंड एपिथेलियम। तो ये जो बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम होगा, ध्यान से देखिएगा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा आपका, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मोर देन वन लेयर ऑफ सेल आप लोग यहां पर डेफिनेशन में लिख सकते हो, या फिर आप लोग यहां पर लिख सकते हो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। ओके बच्चों, अब यहां पर क्या होता है कंपाउंड एपिथेलियम में, जो आपको बेसल लेयर देखने को मिलता है बच्चों, वो कॉलिमिनर सेल्स का होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो एकदम नीचे वाला लेयर होगा, जो लेयर आपका किसके कांटेक्ट के साथ होगा, इट विल बी इन कांटेक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। वहां पर आपको खाली क्या देखने को मिलेगा, यू विल बी एबल टू सी द कॉलिमिनर सेल। तो ये तो हमारा हो गया बच्चों क्या, दिस इज द बेसल लेयर, बेसल लेयर। ओके,
तो बेसल लेयर में आपको कौन से सेल मिल गया बच्चों? कॉलुमिनर सेल। अब क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम है तो आपको यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों जो इसके ऊपर जो सेल के लेयर होंगे वो आपके कोई भी डिफाइंड शेप के आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो इंटरमीडिएट लेयर ऑफ सेल्स होंगे बच्चों, यहां पर जो सेल का जो मॉर्फोलॉजी होगा वो आपका क्या करता जाएगा? वेराई करता जाएगा। मॉर्फोलॉजी मतलब कि किसी भी चीज के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मॉर्फोलॉजी। लॉजी का मतलब मैंने कहा था आपको स्टडी, और मॉर्फो वर्ड आया है आपका किसी भी स्ट्रक्चर में जो भी वेरिएंस आता है, मतलब एक्सटर्नली देखो हर एक सेल का शेप अलग अलग होता है ना, तो हम कहेंगे कि द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल वेराइज, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग जो हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स का मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे कि स्टमक का मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एक्सटर्नली कैसा शेप होता है, जे शेप्ड होता है, ठीक है ना। या फिर हम लोग यूरिनरी ब्लैडर का मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है आपका। तो यहां पर मैं इसीलिए कह रहा हूं जो आपके क्या होंगे, जो इंटरमीडिएट लेयर ऑफ सेल्स होंगे बच्चों, इनका जो मॉर्फोलॉजी आपको क्या देखने को मिलेगा? इनमें वेरिएंस देखने को मिलेगा मॉर्फोलॉजी में। जरूरी नहीं है कि वो क्यूबॉइडल हो या फिर कॉलुमिनर हो या फिर कोई भी शेप वो हो सकता है आपका। क्यूबॉइडल भी हो सकता है, यहां पर कॉलुमिनर भी हो सकता है, स्क्वामस भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो मॉर्फोलॉजी विल बी वेराइंग इन द इंटरमीडिएट लेयर्स। और एकदम जो सुपरफिशियल लेयर होता है बच्चों, सुपरफिशियल लेयर में जो सेल प्रेजेंट होता है उसी के बेस्ड पर हम लोग इस एपिथेलियम का क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लेक्चर देखते जाइए खाली, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? दीज आर द इंटरमीडिएट लेयर्स, इंटरमीडिएट लेयर्स, ठीक है ना। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है दिस इज द सुपरफिशियल लेयर। ये जो ऊपर वाला लेयर आपको दिख रहा है, चलो मैं इसका जो भी न्यूक्लियस है ब्लू से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो लेयर है इसको हम लोग सुपरफिशियल लेयर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या पता चला बच्चों? अभी तक जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है उसमें जो अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसमें हमको एक से ज्यादा सेल के लेयर देखने को मिलते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट बात क्या बताई? यहां पर जो बेसल लेयर होता है वहां पर कॉलुमिनर सेल्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। और जो इंटरमीडिएट लेयर्स होते हैं उसमें भी आपको सेल का मॉर्फोलॉजी अलग अलग देखने को मिलेगा। सुपरफिशियल लेयर में भी आपको सेल का जो मॉर्फोलॉजी है वो अलग अलग देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। किस तरह से अलग अलग सेल के मॉर्फोलॉजी होंगे वो हम बात करेंगे। और बच्चों आप देख सकते हो कि ऊपर वाले जो सेल के लेयर है वो थोड़े से चपटे चपटे हैं या फिर वो थोड़े से छोटे छोटे हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये जो बेसल लेयर होता है ये एक और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। द बेसल लेयर is also called germinal epithelium। किताबों में कुछ किताबों में आपको जर्मिनेटिव एपिथेलियम भी मिल जाएगा, वो भी सही है, या फिर जर्मिनल एपिथेलियम अगर कहें तो ये भी सही है। क्यों कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम बच्चों? दिस बेसल लेयर, इसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम क्यों कह रहे हैं? सबसे पहली बात याद कीजिए, जब मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। मतलब कि ये बॉडी के उन पार्ट में प्रेजेंट होता है जहां पर इंजरी होने का चांसेस होता है। ये कहां पर प्रेजेंट होंगे बॉडी के? प्रेजेंट एट द साइट जहां पर क्या होने के चांसेस होते हैं बच्चों? जहां पर इंजरी होने का चांसेस होता है। कैसे इंजरी होने का चांस? बाय वेयर एंड टेयर। ओके, वेयर एंड टेयर मतलब कि आपका क्या होगा? वो जो जगह होगा, जो टिश्यू होगा, उसके सतह पर हमेशा मैकेनिकल इंजरी होने का चांसेस रहेगा। तो अब उस टिश्यू को किससे बचाना है? इंजरी से बचाना है बच्चों, वेयर एंड टेयर से बचाना है। तो इसलिए उसके ऊपर एक ऐसा लेयर प्रेजेंट रहेगा जो उस नीचे वाले टिश्यू को आपका किससे बचाएगा? इंजरी से बचाएगा। अब जब ये कंपाउंड एपिथेलियम, मान लो नीचे की तरफ आपका क्या है? टिश्यू है, ठीक है। नीचे आपको क्या मिल गया? यहां पर टिश्यू। ये कंपाउंड एपिथेलियम इस टिश्यू को किससे बचाएगा? इंजरी से बचाएगा। अब जब ये कंपाउंड एपिथेलियम इस नीचे के टिश्यू को इंजरी से बचाएगा, उस चक्कर में बच्चों क्या होगा? ये जो कुछ सेल्स हैं, इन सेल्स में क्या होने लगेगा? डैमेज होने लगेगा आपका। दिस सेल विल अंडरगो डैमेज। लेकिन
ये जो नीचे वाले लेयर ऑफ सेल्स है ये कंटिन्यू डिवाइड करते जाएंगे, और ये जब कंटिन्यू डिवाइड करते जाएंगे तो एक नया नया लेयर हमेशा क्या करते रहेंगे, प्रोड्यूस करते रहेंगे, ठीक है ना। मतलब ऊपर की तरफ इंजरी हो रही है, ऊपर के सेल डैमेज हो रहे हैं, और नीचे वाला जो आपका सेल का लेयर है वो क्या करने वाला है, आपका नए नए सेल्स बनाता जाएगा या फिर नए नए लेयर बनाता जाएगा। मान लो पहले इसने ये लेयर बना दिया, ठीक है ना, अब ये लेयर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहां आ गया, और उन दोनों के बीच में एक नया लेयर और बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से नीचे से एक एक नए नए लेयर का सेल बनता जाएगा, और ऊपर वाले लेयर्स ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, शिफ्ट करते रहेंगे आपका, ठीक है ना। इससे क्या होता है बच्चों, अगर ऊपर के लेयर में इंजरी होने के बावजूद भी ये डैमेज भी हो जाते हैं, तो नीचे वाला जो लेयर है वो आपका क्या करेगा, नए नए सेल्स को बनाता रहेगा। मतलब कि इनमें जो सेल डिवीजन है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, किसमें, बेसल लेयर में। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नीट में लेकिन पूछा जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब इसका काम क्या होता है कंपाउंड एपिथेलियम का, जैसे कि मैंने बताया, सो इट प्रोटेक्ट्स the underlying tissue from इंजरी कई तरह की हो सकती है बच्चों, फ्रॉम मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस, ठीक है। मतलब ये जो कंपाउंड एपिथेलियम बच्चों क्या करने वाला है, जो नीचे जो टिश्यू है उसको ये किससे बचाएगा, इंजरी से बचाएगा। किस किस तरह के इंजरी से बचा सकता है, मैकेनिकल इंजरी, मान लो यहां पर किसी चीज का घर्षण हो गया, कोई शार्प चीज आके यहां पे लग गया तो उसको वो बचा लेगा, ठीक है ना, इंजरी से। केमिकल, एसिड वगैरह आ गया कुछ, या फिर कोई हार्मफुल केमिकल जो नीचे के टिश्यू को डैमेज कर सकता है, ठीक है ना, उसको भी ये बचा लेगा। थर्मल, हीट वगैरह से भी बचाएगा आपका, ठीक है ना। ऑस्मोटिक स्ट्रेस, मतलब कि बाहर की तरफ से अगर वाटर बहुत ज्यादा हो, जो यहाँ के, अब देखो सेल्स को अगर हम वाटर में रख दे तो सेल्स क्या करेगा, एक्सेस वाटर को आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल्ड अप हो जाएगा, और जब सेल स्वेल्ड अप हो जाएगा अपना फंक्शन प्रॉपर्ली वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इसको क्या करेगा, ऑस्मोटिक स्ट्रेस से बचाएगा, मतलब यहां पर जो वाटर वगैरह भी पास होने के लिए नहीं देगा, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि रिक्वायरमेंट ना हो वहां पर, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कंपाउंड एपिथेलियम का। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कॉलुमिनर सेल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स होते हैं उनको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने बताया, और फंक्शन, प्रोटेक्शन, किस तरह का प्रोटेक्शन देगा हमने डिस्कस किया। अब जिस तरह से हमने क्या डिस्कस किया था, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम के अलग अलग टाइप पढ़े थे, उसी तरह से अब हम कंपाउंड एपिथेलियम के बच्चों थोड़े बहुत अलग अलग टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया, ओके। इसको मिटा देते हैं, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसके टाइप कितने होते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम के बच्चों मेनली दो टाइप होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से दो टाइप होते हैं डिस्कस करते हैं, और किस तरह का सेल का अरेंजमेंट होगा, बॉडी में कहां कहां प्रेजेंट होगा। सो लेट्स डिस्कस, ओके। तो सबसे पहला वाला बच्चों, द फर्स्ट टाइप स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो बच्चों जो पहला टाइप है स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, या फिर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, यहां पर हमने कहीं भी कंपाउंड वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन आपको पता होना पड़ेगा ये कंपाउंड एपिथेलियम है। कैसे, ये जो स्ट्रैटिफाइड वर्ड है ये आता है स्ट्रेटा से। स्ट्रेटा का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट लेयर, ठीक है ना, लेयर्स, जैसे कि ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर। तो स्ट्रैटिफाइड, या फिर इसमें हमको अलग अलग स्ट्रेटा देखने को मिल रहा है, या फिर हमको इसमें अलग अलग लेयर देखने को मिल रहा है। तो आपको जहां पर वर्ड स्ट्रैटिफाइड मिल गया तो मतलब कि यहां पर ये एपिथेलियम किस तरह का होगा, कंपाउंड होगा आपका, ठीक है ना। मतलब कि इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़े हम लोग। तो अब देखते हैं ये जो स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है ये हमको
कहाँ कहाँ मिलने वाला है, या फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हमको ये कहाँ कहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो हम इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम क्यों कह रहे हैं, इस बात को क्लियर करते हैं सबसे पहले। तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने कहा था जो जर्मिनल एपिथेलियम होगा, मतलब कि जो एकदम बेसल लेयर ऑफ सेल होगा, इसमें आपको क्या सेल्स मिल जाएंगे, यू विल बी एबल टू सी द कॉलमिनर सेल्स। कॉलमिनर सेल्स में हमने बात की थी जो न्यूक्लियस क्या होता है आपका, बेसल होता है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट, बेसल लेयर हैज कॉलमिनर cells. Okay, morphology will be varying in the intermediate layers. Morphology of cells will vary in intermediate layers. ठीक है ना, इंटरमीडिएट लेयर में आपको जो मॉर्फोलॉजी जो है अलग अलग तरह के मिल सकते हैं। ठीक है ना, कोई सेल आपका कैसा हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है आपका, ठीक है ना, या फिर क्यूबॉइडल शेप हो सकता है। तो इस तरह से आपके जो इंटरमीडिएट लेयर्स होंगे उनमें आपका क्या होगा, जो सेल का मॉर्फोलॉजी होगा वो आपका अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। और जो ऊपर जितना भी बेसल लेयर से सेल के लेयर ऊपर जाते रहेंगे बच्चों, उतना ही जो सेल है उनका साइज आपका थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस होने लगेगा। सेल का जो साइज है वो थोड़ा चपटा होने लगेगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि नीचे के लेयर जो है आपके नए नए सेल के लेयर को प्रोड्यूस करता रहता है, तो ऊपर के लेयर के सेल को प्रेशर मिलता है, जिस चक्कर में आपका क्या होता है, जो सेल है ऊपर के लेयर के सेल में प्रेशर मिलेगा तो वो सेल धीरे धीरे साइज में चपटे होने लगेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ये किस तरह का कंपाउंड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो यहां पर जो आपको सुपरफिशियल लेयर देखने को मिलेगा, ऊपर वाला, यहां पर आपके कौन से सेल्स होंगे, स्क्वामस सेल होंगे बच्चों। स्क्वामस सेल के बारे में हमने बात की थी, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, या फिर ये सेल कैसे होते हैं, टाइल्ड जैसे भी होते हैं। ठीक है ना, तो सुपरफिशियल लेयर्स हैज स्क्वामस और फ्लैट सेल्स। क्लियर है? ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हमारे पहला तरह का कंपाउंड एपिथेलियम है, जहां पर हमको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिल रहा है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमको क्या मिल रहा है, कॉलमिनर सेल्स, जिसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम भी कह रहे हैं। उसके ऊपर हमको इंटरमीडिएट लेयर्स मिल रहे हैं सेल के, और ऊपर वाला जो लेयर है आपका क्या है, स्क्वामस है। क्या आपको यहाँ पर लेवलिंग चाहिए? सो दिस इज द बेसल लेयर, ये तो हो गया अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हो गए अपने इंटरमीडिएट लेयर, और ये वाला जो हो गया, ये हो गया सुपरफिशियल लेयर। और यहां पर जो सुपरफिशियल लेयर में कौन से सेल है, स्क्वामस। ओके, क्लियर है बच्चों? अब ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है, ये दो तरह के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, एक मिलेगा केराटिनाइज्ड और दूसरा आपको मिलने वाला है नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, क्या दो तरह के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम दो तरह के होते हैं, एक होता है केराटिनाइज्ड, दूसरा होता है नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, अब केराटिनाइज्ड क्यों कह रहे हैं बच्चों, हमारे बॉडी में एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उस प्रोटीन का नाम है केराटिन। देयर इज अ नेम, देयर इज अ प्रोटीन नेम्ड केराटिन, ये हमारे बॉडी में होता है। ठीक है ना, और ये प्रोटीन जब किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म को जाके रिप्लेस कर देता है, तो उस सेल को हम लोग कहते हैं केराटिनाइज्ड सेल। ठीक है ना, देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, दीज आर द बेसल सेल्स जो कॉलमिनर होते हैं आपके। ठीक है ना, बीच में आपको बहुत सारे
सुपरफिशियल सेल्स, सॉरी इंटरमीडिएट सेल्स के लेयर मिल गए, ठीक है ना। एक और लेयर चलो ड्रॉ कर देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। और आपको एक ऊपर वाला लेयर मिल जाएगा यहाँ पर, जिसमें हमने क्या कहा था, आपको स्क्वामस मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाला जो सेल के लेयर होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म को जब कौन रिप्लेस कर देता है, केराटिन। तो ये जो सेल है इसके साइटोप्लाज्म को कौन रिप्लेस कर देगा, केराटिन इस तरह से आपका रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। जब इसके सुपरफिशियल लेयर के सेल को ये जो केराटिन प्रोटीन है आपका रिप्लेस कर देगा, तो ये जो ऊपर वाले जो सेल्स होंगे दे विल बिकम डेड। ऊपर वाले सेल्स बच्चों जब इसको कौन रिप्लेस कर देगा, केराटिन, तो ये सेल आपके बन जाएंगे डेड, ठीक है ना। ओके, तो जिन सेल्स में हमको इस तरह का प्रोसेस नजर आता है, केराटिनाइजेशन प्रोसेस को केराटिनाइजेशन कहते हैं। केराटिन प्रोटीन के सेल के अंदर डिपॉजिट होने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केराटिनाइजेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं, द प्रोसेस इज नोन एज केराटिनाइजेशन। किस प्रोसेस को कहेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म को केराटिन प्रोटीन से रिप्लेस होने वाले प्रोसेस को केराटिनाइजेशन कहते हैं। और जब सुपरफिशियल सेल के साइटोप्लाज्म को केराटिन प्रोटीन रिप्लेस कर देगा, तो सुपरफिशियल सेल जो है वो डेड हो जाएगा। तो ऐसे जो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, हमारे बॉडी के ड्राई सरफेसेस में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। सो दे आर प्रेजेंट एट ड्राई सरफेसेस ऑफ आवर बॉडी, दे आर प्रेजेंट एट ड्राई सरफेस ऑफ बॉडी। देखो बच्चों, इसीलिए हमारे बॉडी का ड्राई सरफेस क्या है, स्किन। ये पूरा का पूरा जो स्किन है हमारे बॉडी का ड्राई सरफेस है कि नहीं। तो बच्चों यहां पर ये ड्राई सरफेस में जो सरफेस हमारे बॉडी का एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट से, वहां पर सेल का डेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, अगर ये सेल अगर हमारे लाइव होते तो यहां पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगाई हो, वो इजीली ग्रो कर लेता और हमारा जो स्किन है उसको ब्रीच करके हमारे अंदर चले जाता, टिश्यू में चले जाता या फिर वो ब्लड में चले जाता, है कि नहीं। तो बच्चों हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, हम एक चैप्टर मिलेगा आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहां पर हम लोग इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर कुछ बैरियर्स होंगे जो हमको डिजीज से बचाएंगे, ठीक है ना। तो बात की बात है जब आप लोग 12th में पहुंचोगे। अभी इतना जानिए, जो हमारे स्किन के जो ऊपर वाले लेयर के सेल्स होते हैं, ओनली द टॉप लेयर ऑफ द सेल्स, क्योंकि ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, ये हमेशा अंडरलिंग टिश्यू को कवर करता है। तो हमारे यहाँ पे नीचे जो टिश्यू है उसको ऊपर से किसने कवर किया है, एपिथेलियल टिश्यू ने। कौन से एपिथेलियल टिश्यू ने, कंपाउंड एपिथेलियम। कौन से कंपाउंड एपिथेलियम ने, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ने। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में कौन सा वाला, केराटिनाइज्ड वाला। बात क्लियर, ऊपर के सेल्स डेड है, क्यों, क्योंकि इनमें केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया है। अब ये हमको क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। किसका फंक्शन है, प्रोटेक्शन, कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन प्रोटेक्शन है, जो हमने बात की थी। आ रहा है ना समझ में, टॉपिक बहुत मजेदार है, लेक्चर को देखते जाइए आप लोग, ठीक है ना। तो ये कहां पे प्रेजेंट रहेगा, दे विल बी प्रेजेंट एट द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन के एपिडर्मिस में ये आपको मिलने वाला। और बच्चों हमारे बॉडी का जो नेल्स होता है, जो हेयर्स होता है, फिर दूसरे एनिमल में आप लोग क्लॉ देखोगे, हूफ्स देखोगे, वो सब भी बच्चों आपका किससे बनता है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बनता है। तो आपको हेयर्स में मिल जाएगा, ठीक है ना, नेल्स में मिल जाएगा, क्लॉस में मिल जाएगा, हूफ्स में मिल जाएगा। हूफ्स बच्चों किसको कहते हैं, जैसे कि आपने घोड़ा देखा होगा, गाय बकरी देखो, नीचे उनके पैर में उंगलियां नहीं होती, एक हार्ड कलर का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, उसी को हूफ कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये सारे मिल जाएंगे और ये सारे भी बच्चों प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। इसके नेल्स वगैरह हो गया, फिंगर टिप वगैरह को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, दिस इज ऑल अबाउट योर केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। बात करेंगे नॉन केराटिनाइज्ड। बच्चों नॉन केराटिनाइज्ड में क्या होता है, आपका केराटिनाइजेशन हमको देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि ये जो सुपरफिशियल सेल्स के लेयर हैं, यहां पर आपको केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, दे विल बी कवरिंग द वेट सरफेसेस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना। सो दे आर प्रेजेंट और दे कवर्स
द वेट सरफेस ऑफ बॉडी। ओके बच्चों, हमारे बॉडी में वेट सरफेस मतलब गीली सतह। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे वेट सरफेसेस हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब आपको इजीली कैसे याद होगा, जो हमारे बॉडी के नेचुरल ओपनिंग होता है, माउथ में क्या आ गया, टंग को इंजरी हो सकता है, खाने से इंजरी हो सकता है, हमारे खुद के दांत से इंजरी हो सकता है, बकल कैविटी पूरा का पूरा जो अंदर हमारा एरिया है, वहाँ के जो चीक्स, इनर साइड ऑफ चीक्स है, वहाँ पर इंजरी हो सकता है। फिर आप और नीचे जाओगे, जैसे कि आपका फेरिंग्स वाला एरिया हो गया, एपिग्लॉटिस फेरिंग्स वाला एरिया हो गया, इसोफेगस हो गया आपका, वहाँ पर इंजरी हो सकता है। एनल ओपनिंग, जो एनस का ओपनिंग है, वहां पर इंजरी हो सकता है। वजाइनल ट्रैक, वहां पर इंजरी हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर हमको क्या चाहिए होता है, कंपाउंड एपिथेलियम। और वहां पर कौन सा कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है बच्चों, नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बच्चों वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। आपका कैराटिनाइज्ड और नॉन कैराटिनाइज्ड में एक ही डिफरेंस है जो मैं बता चुका हूं। सुपरफिशियल लेयर में आपका कैराटिनाइज्ड में कैराटिनाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब कैराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, और नॉन कैराटिनाइजेशन में नहीं देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कौन कौन सी जगह पर आपको मिलने वाला है हमारे बॉडी के। सो दे विल बी प्रेजेंट एट द ओरल कैविटी, ठीक है ना, टांग जैसा कि मैंने बताया। और आपको कहां मिलेगा, फेरिंग्स, इसोफेगस, वजाइनल ट्रैक, एनल कैनल, ठीक है ना बच्चों। उसके अलावा हमारे आई में एक स्ट्रक्चर होता है कॉन्जंक्टिवा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और कहां पर देखने को मिलेगा, वोकल कॉर्ड्स में देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे बॉडी में जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉन कैराटिनाइज्ड एपिथेलियम का एक परत, एक लेयर देखने को मिलेगा, जहां पर हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जो दो तरह के होते हैं, कैराटिनाइज्ड एंड नॉन कैराटिनाइज्ड। ओके, क्लियर है। अब हम दूसरे टाइप में यहां पर आने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरे टाइप को हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दूसरे तरह वाला क्या हो सकता है, ऑब्वियसली सुपरफिशियल लेयर्स में जो सेल है उसका मॉर्फोलॉजी थोड़ा अलग हो जाएगा, और उसी के ऊपर जो है इसका नेमिंग आपका होने वाला है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मिटा देंगे हम लोग यहाँ पर, लाइक दिस। इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगला वाला हमारा होने वाला है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, तो बच्चों ये तो बड़ा आसान हो गया, आप गैस कर सकते हो कि यहां पर जो सुपरफिशियल लेयर है वहां पर आपको कौन से सेल्स देखने को मिलेंगे, क्यूबॉइडल शेप सेल्स देखने को मिलेंगे। क्यूबॉइडल मतलब सेल्स का जो हाइट और जो विड्थ होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो सुपरफिशियल लेयर में यहां पे कौन से सेल होंगे, क्यूबॉइडल सेल्स विल बी देयर। ओके, और बच्चों ये कहां पे प्रेजेंट रहेगा, तो बच्चों कुछ डक्ट्स होते हैं उनको लाइनिंग करने वाला है आपका। सो दे विल बी प्रेजेंट एट लोकेशन की अगर हम बात करें तो डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। ओके, और आपको कहां पे मिलेगा, पैनक्रियाटिक डक्ट में, पैनक्रियाटिक डक्ट में देखने को मिलेगा। बच्चों आप सोच रहे हो इन जगह पर प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, बच्चों जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो कुछ आपका क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एंजाइम रिलीज करता है, लाइसोजाइम वगैरह, जो सेल के मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है। और सेल का अगर मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो डक्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डक्ट जो आपका सेक्रीशन को कैरी कर रहा है, डक्ट भी डैमेज हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आपका क्या होगा, वो जो लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड में, वो पूरे डक्ट को ना डैमेज कर दे, इसीलिए अंदर के लेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलेगा जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फिर पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट में भी ऐसे ही बच्चों बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं आपके, हालांकि वो एंजाइम्स आपके इनएक्टिव होते हैं,
ठीक है ना। लेकिन कुछ एंजाइम आपके ऐसे भी होते हैं जो आपके क्या कर सकते हैं, डक्ट को डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए आपका वहां पर क्या देखने को मिलेगा, यू विल बी गेटिंग स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। ओके, इसका इतना ही है बच्चों, आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है ना। सेकंड अगर हम लोग, अच्छा यहां पे मैंने नंबरिंग नहीं किया, सेकंड थर्ड हम लोग देखते क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम कैसा होगा, सिंपल है बच्चों। स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम में आपका जो सुपरफिशियल लेयर होंगे, यहां पर आपको क्या सेल्स मिल जाएंगे, यू विल बी एबल टू सी द कॉलमिनर सेल्स। तो सुपरफिशियल लेयर में जिस तरह से आपके सेल का मॉर्फोलॉजी वेराई करता जाएगा, उसी तरह से हम लोग वहां पर जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसका नेमिंग को भी चेंज करते जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको यहां पर कॉलमिनर सेल्स देखने को मिलेंगे लाइक दिस। ओके, और सुपरफिशियल लेयर में हम दोबारा इसको यहां पे लिख देते हैं, ये क्या होगा, कॉलमिनर सेल्स। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है बच्चों कमेंट में मेरे को जरूर पूछिए। ओके, अब हम इसका लोकेशन देखते हैं, इसका लोकेशन आपका कहां पर होने वाला है, ठीक है ना। तो लोकेशन, तो बच्चों इसका लोकेशन जो सबसे होने वाला है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे होने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस वो स्ट्रक्चर है जो हमारे विंड पाइप को क्या करता है, कवर करके रखता है, ताकि उसमें फूड वगैरह ना चले जाए। तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, एंड ऑल्सो विल बी एबल टू सी एट द डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड के डक पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर है बच्चों, ये बॉडी में उतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए जो लोकेशन है वो भी आपका यहां पर कम है। ओके, नेक्स्ट तरह का हम लोग यहां पर देखते हैं, जो नेक्स्ट वाला होने वाला है आपका, दैट इज स्ट्रेटिफाइड ciliated cuboidal epithelium, that is a stratified ciliated cuboidal epithelium। बहुत इजी है बच्चों, कॉन्सेप्ट खाली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप ग्रैब करते जाइए खाली, ठीक है ना। तो स्ट्रेटिफाइड मतलब कि ऑब्वियसली मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होंगे, कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। सुपरफिशियल लेयर में क्या होगा, क्यूबॉइडल सेल्स होगा, लेकिन उनमें क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है ना। तो दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं बच्चों हम लोग, इसको मिटा दें। इसको मिटाने के बाद जो सुपरफिशियल ऊपर वाले सेल्स होंगे वो कौन से शेप होंगे, दे विल बी योर क्यूबॉइडल शेप। थोड़ा बहुत मेरा क्यूबॉइडल शेप जो है गड़बड़ हो रहा है, ये क्यूबॉइडल है लेकिन, ओके। सो दीज आर द क्यूबॉइडल सेल्स विद सीलिया, क्यूबॉइडल सेल्स विथ सीलिया। तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। ये बॉडी में बहुत कम जगह पर मिलता है, लेकिन कहां कहां मिलता है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है ना। तो ये आपको कहां पे मिलेगा, लोकेशन सॉफ्ट पैलेट, कवरिंग ऑफ सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट कहां होता है आपको पता है, जो बकल कैविटी का फ्लोर होता है, पहला वाला हिस्सा होता है हार्ड पैलेट, आप टंग ला के टच कर सकते हो, हार्ड होता है, और पिछला वाला हिस्सा वहां सॉफ्ट होता है, उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, you will be able to see the stratified ciliated cuboidal epithelium का कवरिंग देखने को मिलेगा। और एक पार्ट में मिलेगा लैरिंग्स, लैरिंग्स पार्ट में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने कहा जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो मेनली दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में हमने क्या क्या देखा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम देखा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम देखा, स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम देखा, स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम देखा। अब हम क्या करने वाले हैं, एक और तरह का स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम देखने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डीपीपी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पहले लेक्चर पे फोकस कर लीजिए आप लोग, इसको मिटा दिया जाए। तो बच्चों जो हमारा अगला तरह का होता है कंपाउंड एपिथेलियम, वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल, ओके। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस आने, ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफॉर्म, ओके। तो देखते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है।
ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये कहां पर प्रेजेंट होगा? तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से पूछा जाता है, या फिर इसको एक एक्सेप्शन भी कह सकते हो कि यहां पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है इज एब्सेंट। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि एपिथेलियल टिश्यू में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। ये बात आपके दिमाग में अभी तक घुस चुकी होगी, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको भी अभी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम में वो एब्सेंट होता है, ठीक है बच्चों। दूसरा अगर हम लोग बात करें, इट हैज या फिर इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 layers of cells। कितने लेयर होंगे? 4 to 6 लेयर ऑफ सेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब अगर हम बात करें जो मिडिल लेयर सेल्स होंगे, यहां पे कहा था ना थोड़ी देर पहले कंपाउंड एपिथेलियम मिडिल लेयर ऑफ सेल में मॉर्फोलॉजी वेराई करता हुआ दिखेगा, यहां पर भी आपका सेम होने वाला है, ठीक है ना। सो यहां पर मिडिल लेयर या फिर सेल्स ऑफ मिडिल लेयर आर पॉलीगोनल और पियर शेप्ड। पियर शेप्ड मतलब बच्चों फल होता है ना पियर, उसकी तरह ये आपको शेप दिख जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं डायग्राम बनाऊंगा बच्चों, घबराओ मत, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा थ्योरी ले लो आप लोग सबसे पहले। तो इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है इट कैन स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब ये फैल सकता है आपका, ठीक है ना। इट कैन स्ट्रेच, ओके। अब जब ये स्ट्रेच होगा तो मिडल लेयर के जो सेल्स होंगे वो फ्लैटन होंगे। सो इट कैन स्ट्रेच एंड मिडल लेयर सेल्स फ्लैटेंस, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए, ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कौन सा एपिथेलियम है जो स्ट्रेच करने का कैपेबिलिटी रखता है, या फिर कौन सा ऐसा एपिथेलियम है जहां पर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट मिलेगा, ठीक है ना। क्या होगा आंसर? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब बच्चों हमारे बॉडी में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ठीक है ना। वो ऑर्गन रिलेटेड होता है अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। जब हमारा दो किडनी जब यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं तो यूरिन जाके सबसे पहले उसी ऑर्गन में आपका स्टोर होता है, ठीक है ना। उसके बाद बॉडी के बाहर निकलता है। तो ऑर्गन मेरे ख्याल से आप लोग गैस कर पा रहे होंगे अभी तक। ऑर्गन का नाम है यूरिनरी ब्लैडर, ओके। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बच्चों, उसका जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप होता है, इन्वर्टेड पियर शेप। थोड़ा सा हम इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। तो यूरिनरी ब्लैडर का जो शेप होता है वो आपका इस तरह से इन्वर्टेड पियर शेप होता है, ठीक है। और यहीं से ही आपका क्या निकलेगा? यूरेथ्रा, मतलब जहाँ से यूरिन पास होता है। और यहाँ पे जो डक यूरिन को कैरी करके लाते हैं उनको कहते हैं यूरेटर, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ से भी आपका यूरिन आएगा, यहाँ से भी आपका यूरिन आता है, और यहाँ से भी आपका क्या आता है? यूरिन आता है आपका, ठीक है। और जब इसमें आपका यूरिन कलेक्ट हो जाता है तो ये थोड़ा सा आपका फैलता है, ये स्ट्रेच होता है, ठीक है ना। जब इसमें यूरिन आके भर जाता है आपका, और जब ये स्ट्रेच होता है बच्चों, तभी हमको क्या होता है? फीलिंग आता है या फिर हमको आभास होता है यूरिनेशन का। तभी हमारा जो बॉडी है या फिर हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है? अपने यूरिनेशन का अर्ग प्रोड्यूस करता है। कब करता है? जब ये यूरिन से आके भर जाता है और ये फैलने लगता है। ऐसा क्यों होता है हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये जो वॉल होता है, इसी के वॉल में मान लो ये इसका वॉल है बड़ा सा, यूरिनरी ब्लैडर का ये वॉल है आपका, दिस इज द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, बायोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से आप लोग सुनिए, सारे कॉन्सेप्ट का आप लोग बिल्ड कीजिए, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट एंड गो एंड क्रैक द नीट। ओके, नाउ सी, ये है वॉल अपने यूरिनरी ब्लैडर का। और यूरिनरी ब्लैडर का बच्चों जो वॉल होगा, बेसल लेयर में आपको फिर से वही कॉल्यूमिनर सेल्स देखने को मिल जाएंगे। यू विल बी एबल टू सी द कॉल्यूमिनर सेल्स इन द बेसल लेयर, इस तरह से।
ठीक है ना। यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते हैं हम लोग कॉलमिनर सेल्स, ये रहे। तो बच्चों पूरे यूरिनरी ब्लैडर में हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो फिर जो है लेक्चर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा अपना, नहीं तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। इसका जो इनर सरफेस है पूरे में आपको क्या मिलेगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो क्योंकि मल्टीपल लेयर है तो हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, यहाँ पर कॉलमिनर सेल्स को ड्रॉ कर दिया, ये रहे। न्यूक्लियस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है बच्चों न्यूक्लियस, लेकिन ये सेल के बेसल पार्ट में होगा, कॉलमिनर सेल के, जो हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो बीच वाले सेल के लेयर होंगे वो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आइदर 4 to 6 लेयर सेल होंगे, और हमको ये लेयर कैसे मिलने वाला है, सेल के बीच वाले इंटरमीडिएट लेयर पॉलीगोनल या फिर पियर शेप, ठीक है ना। तो पॉलीगोनल या फिर पियर शेप सेल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, इस तरह से ये हमने ड्रॉ किया। अब चारों तरफ मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, ठीक है ना, लाइक दिस, ओके, आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको सेल्स मिल जाएंगे सुपरफिशियल लेयर। और जो सुपरफिशियल लेयर होता है बच्चों, उसमें भी आपको इसी तरह के इरेगुलर शेप या फिर ओवल शेप सेल देखने को मिलेगा। इन द सुपरफिशियल लेयर यू विल बी गेटिंग इरेगुलर और ओवल शेप सेल्स, ठीक है ना। अब ये जो एपिथेलियम होता है बच्चों, जब यहाँ पर आपका क्या भर जाता है, यूरिन आके भर, यूरिन कौन लेके आता है, ये यूरेथ्रा, सॉरी यूरेटर, यूरेटर है, ये यूरिन को आपका लेके आएगा। और जैसे जैसे बच्चों ये यूरिन आपका क्या होगा, इसके अंदर आके भरने लगेगा, तो ये जो आपका क्या होता है, जो यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम ने इसको लाइनिंग करके रखा है, वो फैलेगा आपका, वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। और इसके स्ट्रेच होने के कारण बच्चों हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो यहां पर आपको कुछ रिसेप्टर्स मिल जाएंगे, इनके बीच बीच में यू विल बी गेटिंग सर्टेन रिसेप्टर्स, इनको हम लोग कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर चुका है, कैसे पता चलेगा बताओ। यहां पर क्या होगा, यूरिन आके भरने लगेगा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मैंने कहा था ये क्या कर सकता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्ट्रेच करता है। अब ये स्ट्रेच होने लगेगा, और जब ये स्ट्रेच होगा तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर सेंस करने लगेगा कि यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रहा है। और स्ट्रेचिंग हो रहा है मतलब कि यहाँ पर यूरिन आके भर रहा है या फिर यूरिन भर चुका है, इसलिए तो स्ट्रेच हो रहा है। अब इस यूरिन को खाली करना है, तो यहीं से ही आपका क्या जाएगा, एक नर्व जाएगा जो हमारे ब्रेन में सिग्नल लेके जाएगा कि यहाँ पर ये भर चुका है, और पर्सन को अर्ग आने लगेगा यूरिनेशन का। तो है ना, बड़ा सा एकदम अच्छा यहाँ पर मैकेनिज्म डेवलप है ना बच्चों। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इन द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। तब तक वेट कीजिए, बस यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है वो देखिए आप लोग, ठीक है। एक और बात, ये मान लो आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का आपका एक वॉल है, वो वाला वॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये कॉलमिनर सेल्स है लाइक दिस, इस तरह से कॉलमिनर सेल्स है, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या है, पियर शेप या फिर आपको कौन से शेप, पॉलीगोनल शेप आपको यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रहे हैं, 3 से 4 लेयर सेल्स देखने को मिल रहे हैं। अब जब बच्चों मैंने इस पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाया, ठीक है। अब बच्चों मान लो यहाँ पर क्या हो गया है, यूरिन भर गया और ये स्ट्रेच हो रहा है। तो जब यूरिन भरेगा और जब स्ट्रेच होगा, मान लो ये जो वॉल है ये भी स्ट्रेच हो रहा है, ये तो मसल है, ये स्ट्रेच होगा। ये जब स्ट्रेच होगा बच्चों, तो ये जो सेल्स है कॉलमिनर सेल्स जो पास पास थे वो थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे, नहीं क्योंकि पहले पास थे, लेकिन ये जिसके ऊपर ग्रो कर रहे थे वो क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो ये सेल भी आपके क्या हो जाएंगे, थोड़े बहुत दूर दूर में शिफ्ट हो जाएंगे आपके, इस तरह से कॉलमिनर सेल्स। और ये जो लेयर ऑफ सेल्स है ये क्या होंगे, इसके नीचे यहां पर आकर ये घुस जाएंगे इस तरह से लाइक दिस, ओके। तो इसी तरह से बच्चों ये क्या करता है, आपका स्ट्रेच करता है। मतलब ये जब स्ट्रेच करता है तो ये जो आपका टिश्यू का जो लेयर होता है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। क्यों पतला हो जाता है, क्योंकि जो सेल्स है एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करने लगते हैं। क्यों ग्लाइड करने लगते हैं, क्योंकि ये जब आपका स्ट्रेच करता है मसल तो सेल्स में थोड़ा बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और जो इंटरमीडिएट लेयर ऑफ सेल्स है ये इनके बीच में घुस जाता है। तो इस तरह से जो ये एपिथेलियम है आपका क्या कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है मिडल सेल फ्लैटेंस, मतलब वो फ्लैट हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं आपका, ठीक है ना। एक और बात, यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट था, मैंने पहले कहा था आपको, क्यों, क्योंकि बच्चों देखो अगर यहां पर आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता
और यहां पर अगर ये स्ट्रेच हो जाता तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो जाता, टूट जाता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते बेसमेंट मेम्ब्रेन के, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो नॉन लिविंग है। वो किससे बना था, ग्लाइकोप्रोटीन और मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड से बना था। तो ये स्ट्रेच हो जाएगा तो बेसमेंट मेम्ब्रेन स्ट्रेच होने का कैपेबिलिटी नहीं है उसमें, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो इसीलिए यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको जाननी है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। थोड़ा सा इसका लोकेशन लिख देते हैं, लोकेशन। सो इनर लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर्स। यूरेटर्स मतलब किडनी से वो जो दो बड़े बड़े डक्ट आते हैं, ये और ये, जो यूरिन को कैरी करके लाते हैं, उनके अंदर भी आपको इनर लाइनिंग में ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखने को मिल जाएगा। प्लस ये जो आपका क्या है यूरेथ्रा, इसके भी जो एकदम जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत क्या देखने को मिल जाएगा, यू एबल टू सी द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ही हमने क्या किया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम खत्म किया। ओके, तो बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम जो है आपको इतना ही पढ़ना है, तो कंपाउंड एपिथेलियम खत्म, और आगे कंपाउंड एपिथेलियम के साथ साथ हमने एपिथेलियल टिश्यू खत्म कर दिया। ठीक है ना, अब हम अगला डिस्कस करें यहाँ पर, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे। तो बच्चों लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट कीजिए मेरे को, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।